Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Colonization of India, and what we are going to read in this chapter about the European trading companies in India and about the birth of the British Indian Army and about from trading company to political power and the conquest of Mysore, subjugation of the Marathas and the expansion of British rule in India and beyond, and the last is Dalhousie's expansionist policies. Now, between the 7th and the 14th centuries, Arab traders dominated the trade between the East and West. 7th to 14th सेंचुरीज के बीच में जो अरब ट्रेडर थे उन्होंने क्या किया, ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो ट्रेड है उसको पूरे तरीके से डोमिनेट कर लिया था. मींस अरब ही वहाँ पर ट्रेड कर सकते थे. दिस इज कॉल्ड एज मोनोपोली. ठीक है. दे टुक स्पाइसेस, textiles, sugar, indigo used for dyeing cloth and salt pepper parts on the Persian Gulf and the Red Sea. वो इंडिया से क्या करते थे, ये सारी चीज़ें ले जाते थे. The goods were then carried over land to Europe. और वहाँ से कहाँ ले जाते थे, यूरोप में. In 1453, Constantinople, the capital of the Eastern Roman Empire, fell to the Turks and the Arabs could no longer take goods safely overland to Europe. अब 1453 में क्या हुआ, तुर्क पीपल ने इस चीज़ को, ये जो रूट था इसको ओवर कवर यानी कि टेक ओवर कर लिया. ठीक है. अब अरब के पास जो उन्होंने डोमिनेट कर रखा था इस रूट को, तो अब वो सेफली यहाँ से सामान नहीं ले जा पा रहे थे यूरोप में. सो For the Europeans, it became essential to find a direct sea route to the east. तो अब उन्होंने सोचा यूरोपियंस ने कि अब एक रूट हमें ऐसा ढूंढना होगा जहाँ पर ईजिली हम ट्रेड कर सके, ईस्ट तक पहुँच सके. फॉर दिस पर्पज अ सीरीज ऑफ वॉयजेस वर अंडरटेकन बाय यूरोपियन एक्सप्लोरर. और इसी चीज़ की खोज में बहुत सारे एक्सप्लोरर, यूरोपियन एक्सप्लोरर समुद्री यात्रा पर निकले. ठीक है. जिनको स्पॉन्सर कौन करते थे, पुर्तगाल, स्पेन एंड इंग्लैंड के किंग करते थे. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉयज ऑफ डिस्कवरी, डायरेक्ट ट्रेड रूट्स वर एस्टैब्लिश बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट. और क्या नतीजा निकला, इतने सारे लोगों की वॉयज के बाद एक वेस्ट और ईस्ट में डायरेक्ट ट्रेड रूट की डिस्कवरी हुई. द अरब डोमिनेशन ऑफ द इंडियन ओशियन वॉज रिप्लेस्ड दैट ऑफ द पुर्तगीज. अब जो अरब की डोमिनेशन थी वो खत्म होके अब कौन आ गए थे वहाँ पर, पुर्तगीज आ गए थे. द फर्स्ट यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग बेस इन इंडिया. पुर्तगीज यानी कि फर्स्ट ट्रेडर जिन्होंने इंडिया पर अपना ट्रेडिंग बेस इस्टेब्लिश किया. सून उसके बाद डच पीपल, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच उसके बाद इंडिया में आए और उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी, अपना अपना ट्रेड इंडिया से शुरू किया. नाउ do you know about Christopher Columbus? Christopher Columbus of Spain sailed westward in 1492 to discover a sea route to India, but he discovered the Americas instead. ठीक है. इंडिया से, इंडिया के लिए इंडिया कैसे पहुंचना है, सी रूट करने, डिस्कवर करने ये निकले थे. ठीक है. क्रिस्टोफर कोलंबस. लेकिन कौन सा रूट इन्होंने डिस्कवर किया, इंडिया की जगह अमेरिकाज के साथ ट्रेड रूट डिस्कवर किया. ठीक है. उसके बाद Vasco da Gama, the another Portuguese explorer, rounded Africa and landed in Kozhikode, that is Calicut, on the western coast of India in 1498. उसके बाद जो सी रूट था किसने डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम इंडिया तक, वास्को द गामा ने. फाइन. नाउ कम टू द टॉपिक. Europe carried on profitable trade along the overland route to the east until in the mid-15th century till the Turk blocked this trade route. अब यूरोपियन आराम से यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे जब तक तुर्क पीपल ने उनका रास्ता नहीं रोका. द यूरोपियंस देन डिस्कवर्ड न्यू सी रूट टू द ईस्ट. उसके बाद यूरोपियन ने नया सी रूट डिस्कवर किया. इन 1498 वास्को द गामा ऑफ पुर्तगाल sailed round the Cape of Good Hope and landed at Calicut
ऑन द मालाबार कोस्ट इन साउथ इंडिया। और किसने डिस्कवर किया? वास्को द गामा ने 1498 में। पुर्तगाल्स प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड अट्रैक्टेड अदर यूरोपियंस टू ओवरसीज ट्रेड विद द ईस्ट। उसके बाद पुर्तगाल प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड, अब अच्छे से पुर्तगाल क्या कर रहा था, अच्छे से यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो अच्छे से क्या कर रही थी, ट्रेड कर रही थी इंडिया के साथ। तो पुर्तगीज को देखकर बाकी जो यूरोपियन थे वो भी ईस्ट से ट्रेड करने में उत्सुक नजर आए। ठीक है। आफ्टर औरंगजेब, लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया केम अंडर मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स हु एस्टैब्लिश्ड रीजनल किंगडम। औरंगजेब की डेथ के बाद इंडिया में मुगल गवर्नर और बिग जमींदार्स ये आ गए थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली एज द सेंटर डिमिनिश, और दिल्ली जो कि सेंटर हुआ करता था इंडिया का मुगल रूल के टाइम पर, वो एक तरीके से अब खत्म हो गया था। द ब्रिटिश ओरिजिनली केम इन एज ट्रेडर्स एंड फाइनली एंडेड अप एज अ मास्टर्स ऑफ द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब मुगल रूलर उस टाइम पर इतने वीक थे, इसका फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने जो क्या करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, लेकिन फाइनली क्या बन गए? मास्टर्स ऑफ द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। Now next topic is European trading companies in India. कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में ट्रेड करने आई? The East India Company was founded with the sole purpose of looking to buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at a higher price. अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो किनकी कंपनी थी? ब्रिटिशर्स की। ठीक है। किस लिए आई थी, क्यों बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? उनका एक ही काम था, एक ही पर्पस था। क्या पर्पस था? कि गुड्स खरीदना, वहाँ से इंडिया से सस्ते रेटों में सामान उठाना और उसको यूरोप ले जाना और हाई प्रॉफिट पर, हाई प्राइस पर बेच देना। इंडिया प्रोड्यूस्ड अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क। उस टाइम इंडिया में क्या क्या प्रोड्यूस होता था? कॉटन एंड सिल्क। इंडियन स्पाइसेस जैसे पेपर, क्लोव, कार्डमन, सिनामन जो थे, ये भी यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। दिस इज़ द रीज़न अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द पुर्तगीज, फ्रेंच एंड डच ट्रेडिंग कंपनीज ऑल केम लुकिंग फॉर दीज गुड। यही कारण था कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी, फॉरेन कंट्रीज थी, वो इंडिया में इंटरेस्टेड थी। सो There were fierce competition amongst the trading companies that led to many battle। और इन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि बहुत सारी बैटल्स भी इनके बीच में हुई हैं। They regularly attacked each other ship, tried to prevent other ship from moving with supplies of good। एक दूसरे की शिप पर अटैक करते रहते थे, अपनी शिप को प्रोटेक्ट करना, बस यही काम इनका रह गया था। Every ship was armed and trading posts were fortified। जितने भी ट्रेडिंग पोस्ट होती थी, ठीक है, जितनी भी शिप होती थी या ट्रेडिंग पोस्ट होती थी, ट्रेडिंग पोस्ट क्या, जहाँ पर सामान रखा जाता था, ठीक है, तो वो फोर्टिफाइड की जाती थी। फोर्टिफाइड मीन्स बड़ी बड़ी चार दीवारी उनकी की जाती थी ताकि उनको बचा सके, ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री इन्वेड ना करे। दिस अटेम्प्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स ऑल्सो लेड टू कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर। अब फोर्टिफाइड क्यों कर रहे हैं? अब वहाँ का जो राजा था, अब उनको ऐतराज था कि ये अपनी जगह को फोर्टिफाई क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ का जो लोकल रूलर था और जो ट्रेडिंग कंपनीज के जो भी ऑफिशियल थे, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गई थी। इट वॉज डिफिकल्ट देयरफॉर टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसीलिए ट्रेड को पॉलिटिक्स से सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मर्सेंटिलिज्म। In 18th century, trading companies establishing trade centers in different countries were guided by the policy of mercantilism. What was mercantilism? That is the economic theory holding that the prosperity of a nation depend upon its supply of capital and that the global volume of trade is unchangeable. मर्सेंटिलिज्म क्या होता है कि कैसे कोई कंट्री ग्रो कर सकती है, कैसे प्रोस्पेयर कर सकती है, जब उनके पास सप्लाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों, सप्लाई से वो पैसा कमा सके, ठीक है, और the amount of capital represented by billion amount of precious metal held by the state in best increase through a positive balance of trade with other nations with large exports and low imports। and ये कैसे हो सकता है? पैसा, कैपिटलिज्म, पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ठीक है, यानी हम प्रोड्यूसर्स हों, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और हमारी कंट्री में इम्पोर्ट कम हो। मर्सेंटिलिज्म सजेस्ट दैट द रूलिंग गवर्नमेंट the ruling government of mother country should advise these goals by playing a
protectionist role in the economy by encouraging exports and discouraging import, especially through the use of tariffs. And the economic policy based upon these ideas is often called the mercantile system. और इस सिस्टम को क्या कहते हैं? मर्सेंटाइल. ठीक है, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी इन पे बेस होती थी. मर्सेंटलिज्म, अब समझ आया? मर्सेंटलिज्म क्या होता है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, इंपोर्ट को कम करना, ताकि कंट्री में प्रॉफिट कमाया जा सके. फाइन. नाउ नेक्स्ट है इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट्स थे? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड परमिशन टू एस्टैब्लिश ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया थ्रू अ फरमान, दैट इज रॉयल ऑर्डर इशूड बाय द मुगल रूलर जहांगीर. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक छोटी सी फैक्ट्री, छोटी सी ट्रेड सेटलमेंट, ट्रेड ऑफिस खोलने की इजाज़त मिली थी. किससे? मुगल रूलर जहांगीर से. कैसे? उसने क्या दिया था? एक फरमान दिया था. फरमान क्या होता है? रॉयल ऑर्डर. कोर्ट से, यानी जहांगीर के कोर्ट से एक रॉयल ऑर्डर आया था कि तुम यहाँ पर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हो. द इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट्स वर रन बाय द कंपनीज रिक्रूट्स कॉल्ड फैक्टर्स एंड हैंस कॉल्ड फैक्ट्रीज. अब जितनी भी इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट थी वो फैक्टर से क्या की जाती थी? देखी जाती थी, चलाई जाती थी, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? फैक्ट्रीज. अ फैक्ट्री वॉज नॉट अ प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर. जैसे फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ पर कोई सामान बनता है. लेकिन उस टाइम में फैक्ट्री का क्या मतलब था? उस टाइम में फैक्ट्री का मतलब होता था, फैक्ट्रीज का मतलब होता था कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर, ऐसा गोडाउन जहाँ पर जो गुड्स हैं वो रखी जाती हैं. एक ऑफिस बनाया जाता है ताकि रिकॉर्ड मेंटेन हो सके, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है. रेजिडेंशियल क्वार्टर उस एरिया में होते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए. द कंपनी ट्रेडेड इन इंडियन टेक्सटाइल, इंडिगो एंड saltpeter, a substance used in making gunpowder. ठीक है, that is saltpeter. And spices such as pepper, cardamom, cinnamon and clove. इन सारी चीज़ों में क्या की जाती थी? ट्रेड की जाती थी. इनको क्या किया जाता था? एक्सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में ये सारी चीज़ें बहुत पसंद की जाती थी. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इंडिया वर सेट अप एट मसूलीपट्टनम. सबसे पहली जो फैक्ट्री लगी थी वो कहाँ लगी थी? मसूलीपट्टनम में. ठीक है. एंड सूरत इन द अर्ली 17th सेंचुरी. एक मसूलीपट्टनम में, सेकंड इज सूरत. इन दो जगह से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी. By the end of the century, there were English settlements at Madras, बॉम्बे एंड कैलकाटा. उसके बाद मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, यहाँ पर भी छोटी छोटी फैक्ट्री जो हैं इंग्लिश सेटलमेंट इस्टेब्लिश हो गई थी. सम ऑफ द सेटलमेंट्स वर फोर्टिफाइड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अटैक्स ऑफ होस्टाइल लोकल रूलर्स एंड फॉरेन राइवल्स. और कुछ सेटलमेंट जो है उनको फोर्टिफाइड किया जाता था, यानी जो रिच सेटलमेंट होती थी, जहाँ ज़्यादा सामान होता था, जहाँ से ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती थी, उनको फोर्टिफाइड किया जाता था. क्यों? क्योंकि ताकि लोकल रूलर्स के अटैक से बचा सके एंड फॉरेन राइवल जो हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, उनसे बचा सके. एट दिस टाइम द फ्रेंच वर द मेन ट्रेड राइवल्स ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया. जिस टाइम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके मेन राइवल कौन थे? फ्रेंच. नाउ नेक्स्ट इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. अब फ्रेंच जो थे वो कॉम्पिटिटर थे, सबसे बड़े राइवल थे इंग्लिश के. तो उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट था? Around the middle of the 18th century, English and French trade interests clashed in the Carnatic in South India. This led to 3 Anglo-French wars called the Carnatic War. कैसे? साउथ इंडिया में कर्नाटिक में 3 वॉर हुई. ठीक है, अब दोनों के बीच में नहीं बनते थे क्योंकि फ्रेंच राइवल थे इंग्लिश के. तो यहाँ पर 3 वॉर होती हैं. दैट इज कॉल्ड द 3 Anglo-French War. दैट इज कॉल्ड कर्नाटिक वॉर. From 1744 to 1763, and supremacy in sea battles and the sure leadership of Robert Clive helped the English East India Company to defeat the French and out them as rivals in the Indian trade. और यहाँ पर उस टाइम जनरल कौन था? उस टाइम जनरल था दैट वॉज द रॉबर्ट क्लाइव. तो रॉबर्ट क्लाइव की जो उस टाइम लीडरशिप थी वो इतनी अच्छी थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच को इंडिया से निकालने में सफल हुई. फाइन.
नाउ बर्थ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अब यहाँ से शुरू होता है। अब एक वॉर हुई, कर्नाटिक वॉर हुई, जिसमें फ्रेंच को हटा दिया इंडिया से कि यहाँ पर सिर्फ हम ट्रेड करेंगे। अब क्या हुआ, एक तरीके से उनकी क्या बन गई थी, आर्मी बन गई थी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी needed a well-trained army to protect and expand its Indian trade settlement। अब उन्हें ये हो गया था कि हाँ, हम इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ हम ही ट्रेड कर सकते हैं, फ्रेंच को भी हटा दिया है, कल को हमारे ऊपर कोई और इन्वेड करेगा, कोई और अटैक करेगा, इससे अच्छा है हमारे पास ऐसी आर्मी हो जो हम इन चीज़ों से हमें बचा सके। तो क्या सोचते हैं कि उन्हें एक आर्मी चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, और वो अपनी इंडियन ट्रेड सेटलमेंट को इंक्रीज कर सकें। Around the mid-18th century, the company raised an army at Madras by training a mixed band of European and Indian soldier। और अपनी एक आर्मी शुरू की इन्होंने मद्रास से, जहां पर यूरोपियन और इंडियन सोल्जर दोनों को एक साथ ट्रेनिंग दी गई। Later, Bombay and Calcutta also had separate armies। Ultimately, these three armies were merged to form the company's army in India। तो इस तरीके से तीनों स्टेट में अलग अलग आर्मी बन गई और तीनों को इकट्ठा करके, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, तीनों की आर्मी को इकट्ठा करके क्या नाम दिया गया, द कंपनीज आर्मी इन इंडिया। ठीक है, यहाँ आप पिक्चर देख सकते हो, सिपॉयज ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, किस टाइप की उनकी यूनिफॉर्म होती थी। नाउ द इंडियन सोल्जर्स इन द कंपनीज आर्मी वर कॉल्ड सिपोय। अब इंडियन सोल्जर को क्या कहा जाता था ब्रिटिश आर्मी में, सिपोय कहा जाता था। ठीक है, दे फॉर्म द बल्क ऑफ द कंपनीज ट्रूप, ज्यादातर इंडियन लोग शामिल थे। ठीक है, नाउ दे वर ट्रेन टू बी डिसिप्लिन एंड टू मास्टर वेस्टर्न मिलिट्री स्किल्स। अब उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया गया था और उन्हें वेस्टर्न मिलिट्री स्किल्स को मास्टर मानने के लिए कहा गया था। ठीक है, नाउ दे वर ऑल्सो ट्रेन टू यूज मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट सच एज द matchlock musket, a type of gun which was fired by igniting gunpowder with a burning wick serving as a mag। यहाँ पर उन्हें गन, जो भी मिलिट्री के इक्विपमेंट थे, ठीक है, उनको यूज़ करना सिखाया गया था, जैसे कि गन होती थी जो गन पाउडर से चलती थी। नाउ द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया विद द हेल्प ऑफ कंपनीज वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी। और इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडिया में अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की। नाउ फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर, यहाँ पर पूरी स्टोरी बताई गई है कि कैसे ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया में आए थे, कैसे वो इंडिया पर रूल कर गए। फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर। In 1651, the East India Company set up its first factory on the banks of the river Hooghly. With the growth of trade, merchants and traders were persuaded by the company to come and settle near the factory. By around 1696, it started building a fort around this settlement. अब इन्होंने क्या किया, शुरुआत कहाँ से होती है, 1651 से, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने अपनी छोटी छोटी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना शुरू की थी। अब इन्होंने क्या किया, अपने ट्रेडर्स को इंडिया में आने के लिए कहा और फैक्ट्री के पास सेटल होने के लिए कहा। अब वो फैक्ट्री के पास सेटल हो गए। अब 1696 में क्या करना शुरू किया, जब फैक्ट्री बड़ी बड़ी बन गई, उनके पास बहुत सारा मटेरियल था, तो उन्हें अपनी जो फैक्ट्री थी उसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था, यानी चार दीवारी करनी उसकी शुरू कर दी थी। नाउ अराउंड 2 years later, by bribing Mughal officers, the company got जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। और फिर धीरे धीरे मुगल ऑफिसर्स के रूप में कंपनी को जमींदारी मिल गई थी 3 गांव की। वन ऑफ दीज विलेजेस वाज कैलकाटा एंड which later grew into the city of Calcutta। उसके बाद कोलकाता, ठीक है, एक विलेज कौन सा था, कोलकाता, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है। The company also got the Mughal emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting in the right to trade duty free। अब उनको दूसरी क्या चीज मिल गई थी, जो मुगल एम्परर औरंगजेब था, उसने एक रिटन फरमान भी दे दिया था कि हाँ, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, यानी जो भी यहाँ से ट्रेड करोगे कोई टैक्स नहीं लगेगा।
The company officials misused this फरमान and refusing to pay taxes even on the private trade they carried out on the side. और अपना इसका फरमान का कैसे उन्होंने मिसयूज़ किया कि उन्होंने कहा था इंडिया से ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बाहर जो भी वो ट्रेड करते थे उसकी भी वो टैक्स नहीं भरते थे, ठीक है। वो क्या कहते थे कि हमारा टैक्स माफ़ है। नाउ दिस कॉज्ड एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल एंड लेड टू अ नंबर ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। अब सिर्फ फर्स्ट यानी कोलकाता में जहां जमींदारी दी थी सिर्फ वहीं पर औरंगजेब ने उनका ड्यूटी फ्री टैक्स कहा था कि यहाँ पर ड्यूटी फ्री वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया, किसी भी स्टेट में वो टैक्स नहीं पे करते थे। तो इससे क्या हुआ, बंगाल का रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी कम हो गया था और इनके खिलाफ मुगल जो बंगाल का रूलर था दैट वॉज मुर्शिद कुली खान, तो दोनों प्रोटेस्ट में खड़े हो गए। नाउ टिल द मिड 18th सेंचुरी नवाब मुर्शिद कुली खान एंड नवाब Ali Vardi Khan of Bengal kept strict control over the European trade settlements. अब कुछ टाइम तक तो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने पूरा कंट्रोल रखा यूरोपियन ट्रेड पर। उसके बाद सिराजुद्दौला सक्सीड अली वर्दी खान एज नवाब इन 1756। उसके बाद अली वर्दी खान जब तक था उन्होंने पूरा कंट्रोल रखा। अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला नेक्स्ट नवाब बनता है बंगाल का। ही ड्रोव द इंग्लिश आउट ऑफ कैलकाटा फॉर एक्सपेंडिंग फोर्टिफिकेशन अगेंस्ट हिज ऑर्डर एंड मिस यूजिंग ट्रेडिंग राइट। अब क्या किया सिराजुद्दौला ने इंग्लिश को आउट कर दिया, ठीक है, आउट ऑफ कैलकाटा कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना पूछे उनसे फोर्टिफिकेशन की है और उसके अलावा ट्रेडिंग राइट जो दिए गए थे कोलकाता के लिए उनको भी मिसयूज़ किया है। बट रॉबर्ट क्लाइव सून took charge of the company's forces in Bengal and restored the company's earlier position and trade privileges by treacherous means। लेकिन जल्दी ही रॉबर्ट क्लाइव जो उस टाइम एक जनरल हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, उसने बहुत जल्दी वहाँ की कंपनीज को टेक ओवर कर लिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर किया, वहाँ पर चार्ज ले लिया, ठीक है, और फिर से दोबारा से अपने गलत तरीकों से वहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दिया। Now Battle of Plassey. This is a picture of Battle of Plassey. Battle of Plassey में क्या हुआ था? अली वर्दी खान died in 1756 and was succeeded by सिराजुद्दौला। अभी हमने पढ़ा अली वर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला जो है वो नेक्स्ट रूलर बन जाता है। Now the company wanted to install a puppet नवाब on the throne who would give them more concession and privileges। अब क्या चाहते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह, अब सिराजुद्दौला ने क्या किया, बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, कि यहाँ सिटी फोर्टिफाइड क्यों की, ट्रेडिंग पावर का मिसयूज़ क्यों किया। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि ऐसा नवाब होना चाहिए जो सिर्फ कठपुतली की तरह काम करे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे, कंसेशन दे और उन्हें काफ़ी सुविधाएं दे। सो द कंपनी ट्राइड टू हेल्प वन ऑफ हिज राइवल्स बट विदाउट सक्सेस टू बिकम द नवाब। नाउ एक्सप्रेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू पे द रेवेन्यू एंड टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन। अब जैसे कि सिराजुद्दौला पहले ही ब्रिटिशर्स को आउट करना चाहता था, तो सिराजुद्दौला क्या कहता है कंपनी को, रेवेन्यू भरो, ठीक है, और फोर्टिफिकेशन नहीं करनी है फैक्ट्रीज की। When negotiations failed, he marched with a strong forces of 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazaar, captured the company's officials, seized the warehouse and disarmed all Englishmen and blocked English ships. Then he marched to Calcutta to capture the fort St. William। अब क्या किया, जब ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया तो सिराजुद्दौला क्या करता है, अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। एट कासिम बाजार इन सीज द वेयर हाउस, सारे वेयर हाउस को सीज कर देता है और जो इंग्लिश मैन थे उनको डिसआर्म कर देता है, यानी सारे हथियार छीन लिए जाते हैं और इंग्लिश शिप को ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। अब आगे मार्च करता है कैलकाटा की तरफ, जो ब्रिटिशर्स का फोर्ट था, फोर्ट सेंट विलियम, उसको कैप्चर करने के लिए। ओके, नाउ when the English officials at Madras heard about the fall of Calcutta, they sent a strong force under Robert Clive। जब
इंग्लिश ऑफिशियल्स ने ऐसा सुना कि ऐसा हो रहा है, मद्रास में ऐसा सुना कि कलकत्ता में ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग लीडर को भेजा, दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव. ओके, फाइनली इन 1757 द कंपनीज फोर्सेस अंडर रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला, और रॉबर्ट क्लाइव की फोर्स ने क्या किया, सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया, हरा दिया. अ मेजर पार्ट ऑफ द नवाब्स आर्मी लेड बाय हिज कमांडर मीर जाफर डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल. क्यों, क्या कारण था, क्यों सिराजुद्दौला हार गया? क्योंकि एक उसका कमांडर था, दैट इज मीर जाफर. मीर जाफर के पास भी बहुत सारी फोर्स थी. मीर जाफर ने इसमें बैटल में सहयोग ही नहीं दिया, हेल्प नहीं की सिराजुद्दौला की. इट वॉज द मेजर कॉज ऑफ द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला. ये मेन कारण था कि खुद के कमांडर ने ही उसकी बैटल में हेल्प नहीं की. नाउ क्लाइव हैड मेड सीक्रेट नेगोशिएशंस विद मीर जाफर एंड प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्लाइव ने क्यों, अच्छा मीर जाफर ने, उसी के ऑफिशियल ने, कमांडर ने सिराजुद्दौला की हेल्प क्यों नहीं की? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा था मीर जाफर को कि अगर वो बैटल में साथ नहीं देगा सिराजुद्दौला को, नेक्स्ट नवाब वो उसको बना देंगे. सो द बैटल ऑफ प्लासी प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट टू द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी. द नवाब्स बिकेम puppets in their hands and they carried on टैक्स फ्री ट्रेड. और यहाँ से ये कौन सी बैटल थी जो अभी हम पढ़ रहे थे, दिस इज द बैटल ऑफ प्लासी. और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के हारने के बाद एक नई चीज आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्योंकि अब जब नया नवाब जो था वो सिर्फ एक पपेट टाइप था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के हाथ में पपेट था, जैसे ब्रिटिशर्स चाहते थे वैसे ही अब वो कर रहा था. नाउ आफ्टर द डिफीट इन द बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वाज assassinated and Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. At the time the company did not take up administrative responsibility and decided to work with puppet Nawab. और उस टाइम पे क्या किया, उसको खुश कर दिया मीर जाफर को नवाब बना के, ठीक है. इट्स मेन एम वॉज टू एक्सपेंड ट्रेड. मेन क्या था, उन्हें कोई नवाब नहीं बनना था, उनका था कि हमें अपना ट्रेड एक्सपेंड करना है, तो अच्छा होगा मीर जाफर को नवाब बनाए, लोकल नवाब रहे और अपने अकॉर्डिंग उनसे काम करा ले. However, they soon found that it was impossible to work with them as the Nawabs were reluctant to become tools in the hands of the company. अब थोड़े टाइम में उनको मुश्किल लगने लगा मीर जाफर के साथ काम करना भी. मीर जाफर failed to meet the company's heavy monetary demand. अब वो क्या चाहते थे, मिलिट्री चाहती थी कि उन्हें पैसा भी दे मीर जाफर, लेकिन मीर जाफर ऐसा नहीं कर पाया. So in 1760 the company deposed मीर जाफर and made his son-in-law, that is मीर कासिम, उसको क्या बना देते हैं, नवाब ऑफ बंगाल. इन रिटर्न मीर कासिम उसके बदले क्या करता है, गेव टू द कंपनी द जमींदारी ऑफ बुर्दवान, दैट इज बर्दमन एंड मिदनापुर एंड चितगोंग. 3 जगह की, 3 विलेजेस की क्या करता है मीर कासिम, उसके बदले कंपनी को, ब्रिटिशर्स को जमींदारी दे देता है, ठीक है. अब 3 विलेजेस किसके हो गए हैं, ब्रिटिशर्स के हो गए हैं. दिस इज द बैटल ऑफ प्लासी. ओके, नाउ next is battle of Buxar. Battle of Buxar, that is in 1764. Mir Qasim placed limits on the trade privileges of the company and the company declared war on him and defeated him in 1763. Mir Jafar was restored as the Nawab of Bengal. अब क्या किया मीर कासिम ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी पे ट्रेड प्राइविलेज पे एक लिमिट लगा दी कि इतना ही ट्रेड कर सकते हो, इतना ही ट्रेड टैक्स फ्री कर सकते हो. तो अब क्या किया, कंपनी ने उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की, उसको हरा दिया और फिर से मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया. Mir Qasim entered into alliance with Nawab Siajuddaulah of Awadh and Mughal Emperor Shah Alam II, who was then living in Awadh. The British defeated the combined forces at Buxar in 1764. अब मीर कासिम किसके पास जाता है, सिराजुद्दौला के पास जाता है, ठीक है, जो सबसे पहले नवाब था. अब वो कहाँ का नवाब है, अवध का, ठीक है. तो अब तीनों मिलकर, शाह आलम II दैट वाज द मुगल एम्परर, और सियाजुद्दौला दैट वाज द नवाब ऑफ अवध, एंड मीर कासिम जो बंगाल से अभी अभी हटाया गया था, तीनों एक अलायंस यानी तीनों एक साथ समझौता करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ. ओके, नाउ द ब्रिटिश डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेज एट बक्सर इन 1764. अब जो
इन तीनों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में जो बैटल हुई थी उसको नाम दिया गया है बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन तीनों को हरा दिया जाता है, ब्रिटिशर्स डिफीट कर देते हैं 1764 में। बाय दिस विक्ट्री द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अनक्वेश्चनड अथॉरिटी ओवर बंगाल एंड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर द रूल ऑफ अवध एंड द मुगल एम्परर। और जब तीनों को हरा दिया, तीनों बड़े रूलर को हरा दिया, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया, तीनों जगह का रूल उनके हाथ में आ गया था। नाउ डू यू नो the British army of 8,000 men defeated the combined army of Awadh and Mughals consisting of 40 to 60,000 soldiers in the battle of Buxar। इतने सारे लोग थे, तीनों मिलके 40 से 60,000 सोल्जर्स थे तीनों के, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश आर्मी के पास सिर्फ 8,000 लोग थे, फिर भी ब्रिटिश आर्मी जीत जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी आर्टिलरी थी, इक्विपमेंट थे, मार्शल आर्ट आती थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। दिस इज द रीजन। आगे और भी रीजन थे, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ बैटल ऑफ बक्सर में इन तीनों के हारने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है, उसके बाद क्या चेंजेस आए। आफ्टर मीर जाफर डेथ इन 1765 द न्यू नवाब ऑफ बंगाल हैंडेड ओवर द पावर्स ऑफ मिलिट्री and criminal jurisdiction to the company. In the same year, Clive restored Awadh to Siyajuddaulah. In return, Siyajuddaulah paid a sum of money and ceded the districts of Kora and Allahabad to the company. अब फिर से उसी साल में कुछ टाइम के बाद क्लाइव जो है सियाजुद्दौला को फिर से अवध दे देता है। अवध के बदले सियाजुद्दौला को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है कंपनी को, और कुछ डिस्ट्रिक्ट उसको कंपनी को देनी पड़ती हैं। अवध बिकेम अ बफर स्टेट न्यूट्रल जोन विच वुड सेव बंगाल फ्रॉम द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एन इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मोहम्मद रेजा खान टू एक्सरसाइज Diwani functions in Bengal. Now East India Company appointed Mohammad Reza Khan to exercise दीवानी फंक्शंस इन बंगाल। दीवानी के अलावा मिजामत फंक्शन भी वही लुक आफ्टर करे, ठीक है। इस तरीके से दोनों चीज़ें किसके अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई थी, ब्रिटिशर्स के। थ्रू अ फरमान इन 1765 शाह आलम II ग्रांटेड द कंपनी द दीवानी ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर। दीवानी क्या होता है, ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा ऑन अ परमानेंट बेसिस। अब एक फरमान में शाह आलम II 1765 में शाह आलम II क्या करता है, शाह आलम II 3 जगह की बंगाल, बिहार एंड ओडिशा की दीवानी किसको दे देता है, कंपनी को। एंड In return, the company gave him Kora and Allahabad and an annual tribute. इसके बदले कंपनी क्या करती है, कंपनी उसको कोरा एंड इलाहाबाद वापस कर देती है, जो कि बैटल ऑफ बक्सर में उन्होंने लूज किया था, और एक एनुअल ट्रिब्यूट कि ये पैसा हम एनुअली दे देंगे। शाह आलम II began to live in इलाहाबाद अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन। इस तरीके से शाह आलम II मुगल एम्परर जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहने लगा था, ठीक है, इलाहाबाद में। नाउ द कंपनी बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल, यानी कि फ्रंट रूलर कौन था अब, ठीक है, वो अंडर इसके शाह आलम II कंपनी के अंडर काम कर रहा है। तो एक तरीके से कंपनी जो थी वो डायरेक्ट रूलर बन गई थी बंगाल की, विद फुल कंट्रोल ओवर रेवेन्यू कलेक्शन एंड मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुडिक्शन। हर चीज पर, पॉलिटिकल, मिलिट्री, क्रिमिनल, रेवेन्यू कलेक्शन, हर चीज पर किसका कंट्रोल आ गया था, नाउ द कंपनी का, ठीक है, मिलिट्री, क्रिमिनल जुडिक्शन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। नाउ it used part of the revenue from Bengal to purchase Indian goods, meet administrative cost and maintain troops. The Nawab's office was reduced to a position of responsibility without any control over the resources. The company enjoyed all the power without any responsibility. This was the system of dual government. उस टाइम क्या था, ये system of dual government था, which lasted till 1772. Bengal suffered under this system. Increasing oppression by the company servant forced many people to abandon their lands and fled into jungles.
This continued even when a famine struck Bengal in 1770. अब ड्यूल गवर्नमेंट हो गई थी, एक तरीके से नवाब भी था, ठीक है, और एक तरीके से कंपनी का भी डायरेक्ट रूल था। तो उस टाइम क्या हो गया था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे, कंपनी। जो सर्वेंट फार्मर थे उन पर लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लगाया गया था, तो वो पे नहीं कर पाते थे। तो बहुत सारे उस टाइम पर जो सर्वेंट थे, पीजेंट थे, वो बंगाल छोड़ के दूसरी जगह पर चले गए थे। नाउ उस टाइम पर सर्व फेमाइन यानी भूखमरी भी आ गई थी बंगाल में इन 1770। While Bengal suffered, the company servant grew prosperous. अब बंगाल के जो कॉमन पीपल थे, जो पीजेंट थे, जो सर्वेंट थे, वो क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। लेकिन जो कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के जो सर्वेंट थे, यानी जो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे, वो रिच हो रहे थे, प्रोस्पेरस हो रहे थे। मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स एंड रिसीव्ड लो सैलरीज। कुछ उनमें से काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थे और काफ़ी कम सैलरी उनको मिलती थी। बट मैनी ऑफ देम एक्वायर्ड एनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम इलीगल प्राइवेट ट्रेड इन बंगाल। लेकिन उनमें से कुछ अपना खुद का ट्रेड भी कर रहे थे, इलीगल ट्रेड, और उससे बहुत पैसा कमा रहे थे। व्हेन दे रिटर्न टू इंग्लैंड, देयर वेल्थ ड्रू द अटेंशन एंड एनवे टू द इंग्लिश सोसाइटी विच कॉल्ड देम नबोब्स एंड एडप्शन ऑफ द इंडियन वर्ल्ड नवाब। और जब ये इतना सारा पैसा लेके इंडिया से इंग्लैंड में जाकर बस गए, यहाँ से पैसा कमा के बहुत सारा वेल्थ इकट्ठी करके और जाकर इंग्लैंड में अपना आराम से ऐश की ज़िंदगी जीने लगे। तो उस टाइम उनको क्या नाम दिया गया था, दैट इज़ कॉल्ड नाबूब्स, जिसको इंडिया में हम क्या कहते थे, नवाब कहते थे, इंग्लैंड में उसको नाबूब कहा गया। नाउ इन 1772 Warren Hastings became the governor of Bengal. He ended the system of dual government and brought Bengal under the direct control of the company. Now अब तक क्या थी, ड्यूल गवर्नमेंट थी, ठीक है, मुगल एम्परर भी है, लोकल रूलर भी है, कंपनी के भी कुछ पॉलिसीज हैं, ठीक है। अब 1772 में क्या हुआ, वैरन हास्टिंग जो था वो गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है, ठीक है। वैरन हास्टिंग बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। नाउ यहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है और पूरा बंगाल जो है डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ जाता है, कंपनी के। नाउ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड बंगाल इन 1773, यानी बंगाल से बाहर क्या चल रहा था उस टाइम पर। इन 1773 वैरन हास्टिंग वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडियन टेरिटरीज ऑफ द कंपनी। कैलकाटा वॉज मेड हिज कैपिटल। जितनी भी इंडियन टेरिटरी थी ब्रिटिशर्स के अंडर, सबका गवर्नर जनरल किसको बना दिया जाता है, वैरन हास्टिंग को। कैलकाटा को कैपिटल बना दिया जाता है। ऑल दिस टाइम द कंपनी हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अवध एंड कर्नाटक। डायरेक्ट कंट्रोल था बंगाल, मद्रास और बॉम्बे पर, और इनडायरेक्ट कंट्रोल था अवध एंड कर्नाटक पर। देयर वर 3 मेजर इंडिपेंडेंट नेटिव पावर्स इन द डेक्कन। इसके अलावा अब ब्रिटिशर्स का मोस्टली इन जगह पर रूल हो गया है, तो उस टाइम पर कंपनी के ऑपोजिट कुछ जगह पर इंडिपेंडेंट रूलर भी थे, नेटिव पावर थी, जैसे कि डेक्कन में मराठास, द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली ऑफ मैसूर। ओके, अब एक तरफ क्या हो गए हैं, ब्रिटिशर्स हो गए हैं, मुगल रूलर सब खत्म हो गए हैं, नवाब का रूल सब खत्म हो गया है, एक तरफ कंपनी का रूल आ गया है, और दूसरी तरफ डेक्कन में मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली ऑफ मैसूर, ये 3 इंडिपेंडेंट रूलर बचे थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सिडरी अलायंस। In 1798, Governor General Lord Wellesley introduced system of subsidiary alliance to establish British supremacy in India and remove all traces of French influence. 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले इंट्रोड्यूस करता है इस सिस्टम को, दैट इज सब्सिडरी अलायंस, ताकि फ्रेंच का कोई भी इन्फ्लुएंस, फ्रेंच इंडिया में ट्रेड ही ना कर सके। फ्रेंच का नामो निशान मिटाने के लिए एक नया टॉपिक लेके आता है, दैट इज सब्सिडरी अलायंस, एक नया एग्रीमेंट। द निजाम वॉज द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट दिस अलायंस। अब इस अलायंस को, इस समझौते को एक्सेप्ट करने वाला फर्स्ट कौन था, निजाम, निजाम ऑफ हैदराबाद। नाउ अ रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। अब जो रूलर यानी फर्स्ट किसने एक्सेप्ट किया था, दैट इज द निजाम वॉज द फर्स्ट। ओके, अब जो रूलर इसको सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको क्या करना होगा, कुछ तो टेरिटरी सीड करनी पड़ेंगी
पड़ेंगी, लूज करनी पड़ेंगी कंपनी के लिए। और उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरनर्स फ्रॉम हिज स्टेट, ठीक है, नॉन इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स के अलावा जो भी फॉरनर उसकी स्टेट में आके बसे हुए हैं, यानी निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने अगर एक्सेप्ट किया है तो हैदराबाद में ब्रिटिशर्स के अलावा जो भी फॉरनर्स हैं उनको हटाना पड़ेगा अपनी स्टेट से। नेक्स्ट इज allow the British to supervise his relations with other Indian states। बाकी इंडियन स्टेट के साथ कैसे रिलेशन होंगे, ब्रिटिश को अलाउ करना, उसे सुपरवाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा अपने कोर्ट में। एंड द रेजिडेंट कॉन्स्टेंटली ट्राई टू इंटरफेयर विद द रूलर्स ऑटोनॉमी एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट द कंपनीज इंटरेस्ट, और कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यानी कंपनी के बेनिफिट के अकॉर्डिंग जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो कोर्ट में रखा जाएगा वो राजा के, रूलर के, उस टाइम के जो भी रूलर था उसके हर एक फैसले पर इंटरफेयर करेगा, ठीक है, उसे एडवाइस कर सकता है और रूलर को उसकी बात माननी होगी। फाइन। सो द ब्रिटिश प्रॉमिस टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेशंस टू अ रूलर। इसके बदले ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, प्रॉमिस करते हैं उस रूलर को कि किसी भी इन्वेशन को नहीं होने देंगे उनकी स्टेट पर, ठीक है। नाउ बट दे ऑल्सो रिजर्व द राइट टू डिपोज द रूलर इन केस ऑफ एनी लैप्स। लेकिन अगर इनमें से कोई भी शर्त अगर रूलर नहीं मानता है तो वो क्या कर सकते हैं, रूलर को हटा भी सकते हैं, डिपोज भी कर सकते हैं। द ब्रिटिश एक्सरसाइज दिस राइट इन डिपोजिंग द रूलर्स ऑफ तंजौर, थंजावर, सूरत एंड कर्नाटक। और ये जो राइट है ये उन्होंने यूज भी किया है ब्रिटिशर्स ने। कब, जब एक सब्सिडरी अलायंस साइन हुई थी रूलर ऑफ तंजौर के साथ, सूरत और कर्नाटक के साथ, और उन्होंने इनमें से कोई बात नहीं मानी होगी तो उन्हें हटा दिया गया था। नाउ नेक्स्ट है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। The stiffest opposition to British power in South India came from the state of Mysore. In 1761, Hyder Ali, a soldier, seized the throne of Mysore from its ruler Chikka Krishna Rai. Under Hyder Ali and his son Tipu Sultan, Mysore was transformed into a powerful kingdom. अब ब्रिटिशर्स को एक डर और था साउथ इंडिया से, that is about the powerful kingdom of Mysore, and the leader was that time Tipu Sultan. They built up a powerful and modern army and challenged the might of the Marathas and the Mughal। और उस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक पावरफुल आर्मी बनाई और मराठास के चीफ को, मराठास के किंग को और मुगल के किंग को क्या किया, चैलेंज किया। When the British started taking an interest in the Carnatic, they came face to face with the rising power of Hyder Ali। 4 battles were fought between the British and the kingdom of Mysore, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होती है एंग्लो मैसूर वॉर। 4 बैटल्स होते हैं फ्रॉम 1766 टू 1799। As part of his attempt to expand his kingdom, Hyder Ali defeated the forces of the East India Company and besieged Madras in 1769। अब एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बन रहा था मराठास का अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली। हैदर अली अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए क्या करता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक करता है, उन्हें हरा देता है और मद्रास को besieged कर देता है 1769 में। द ब्रिटिश एग्रीड टू हेल्प Hyder Ali in case of an attack from the Marathas. However, when the Marathas attacked Mysore in 1771, the British failed to came to Hyder Ali's help, and angry Hyder Ali swore never to trust the British again। ठीक है, अब हैदर अली खान के साथ जो समझौता हुआ था, सब्सिडरी अलायंस उन्होंने साइन की थी। अब क्या करते हैं कि मैसूर की वॉर होगी, जब मराठास अटैक करेंगे, है ना, तो वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स हैदर अली को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब वॉर होती है तो ब्रिटिशर्स नहीं जा पाते और हैदर अली और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है, और वो ब्रिटिशर्स पर दोबारा ना ट्रस्ट करने की कसम खाता है। इन 1782 हैदर अली डाइड लीविंग हिज सन टीपू सुल्तान टू कैरी ऑन द फाइट। अब क्या होता है, 1782 में हैदर अली खान की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान उसका बेटा नेक्स्ट किंग बनता है फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 to 1792
1822, Lord Cornwallis, the Governor General at that time, entered into an alliance with the Marathas and the Nizam of Hyderabad. और उस टाइम पर एक अलायंस आता है, ठीक है, उस टाइम कौन होता है, जनरल होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, तो वो एक अलायंस एंटर कराता है मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ. देयर जॉइंट फोर्सेस डिफीटेड टीपू सुल्तान एंड 2 of his sons were taken hostage by the British. तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, टीपू सुल्तान पर आक्रमण करते हैं, टीपू सुल्तान को हरा देते हैं और उसके दोनों बेटों को कैप्चर कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं. In 1799, the British defeated Tipu at Seringapatam in the 4th Anglo-Mysore War and the Tipu died fighting. और टीपू सुल्तान की फाइट करते हुए ही डेथ हो जाती है. विद द डेथ ऑफ टीपू द ब्रिटिश वर रिड ऑफ वन ऑफ देयर मोस्ट बिटर एनिमी. और जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है यानी ब्रिटिशर्स का एक और दुश्मन, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो था वो खत्म हो जाता है. द ब्रिटिश अनेक्स्ड half his kingdom and gave Mysore back to the royal family, thereby ensuring their loyalty, and this victory over Mysore paved the way for the total control of India by the British. और मैसूर की जीत के बाद एक तरीके से पूरा इंडिया जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिशर्स के. नेक्स्ट इज subjugation of the Marathas. In the 1770s, an intense power struggle began among the Maratha chiefs. Taking advantage of their disunity, the British interfered to the internal affairs of the Marathas. 1717 में एक पावर स्ट्रगल चल रही थी कि कौन मराठा चीफ बनेगा. इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया, वो उनके इंटरनल अफेयर में दखल करते हैं. This led to 3 एंग्लो-मराठा वॉर. और इससे क्या होती हैं, 3 एंग्लो-मराठा वॉर फोर्ट होती हैं बिटवीन 1775 to 1880. द फर्स्ट 2 एंग्लो-मराठा वॉर. नाउ the British failed to make any substantial gains in the first Maratha war. कुछ ज़्यादा गेन नहीं होता फर्स्ट मराठा वॉर में. But in the second Maratha war in 1803 to 1806 they succeed in weakening and isolating the Maratha chief. इसमें क्या वो सफल हो जाते हैं मराठा चीफ को कमज़ोर करने में, ठीक है, अकेला करने में. Now British paramountcy before third Maratha war. Before the outbreak of the Third Maratha War, the British concluded a treaty at Amritsar in 1809 with Ranjit Singh, the ruler of Punjab. Ranjit Singh and the British agreed to restrict their territories to the west and the east bank of the Satluj respectively. तो ये एक समझौता साइन होता है बिटवीन रंजीत सिंह जो उस टाइम पंजाब के रूलर थे एंड बिटवीन ब्रिटिशर्स. Lord Hastings, who was the Governor General from 1813 to 1823, bought many Indian states either under direct British control or under the terms of the subsidiary alliance. उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड हास्टिंग. उसका एक ही मोटिव था, कैसे भी करके जितनी भी टेरिटरी बची हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो ब्रिटिश कंट्रोल में लेकर आना है या उनसे सब्सिडरी अलायंस साइन कराना है. Britain's Indian territories expanded towards Nepal and the land of the Gorkhas. Frequent border clashes ultimately led to an Anglo-Gorkha war and the Gorkhas were defeated. और इस तरीके से अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए, ठीक है, नेपाल की तरफ टेरिटरी बढ़ाने के लिए गोरखास के साथ यानी जो नेपाल के नेटिव थे उनके साथ एक वॉर होती है जिसको नाम दिया गया एंग्लो गोरखा वॉर इन 1814 to 1816. और गोरखा उसमें हार जाते हैं. They ceded the provinces of Gadwal and Kumaon, where the British later built hill stations such as Almora, Nainital, Mussoorie and Shimla. और वो क्या करते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं को ब्रिटिशर्स सीड कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जहाँ पर बाद में वो ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस बनाते हैं. The Gorkhas also withdrew from Sikkim and accepted a British resident at Nepal's capital Kathmandu. और गोरखास को सिक्किम से भी हटा दिया जाता है और उनको जगह दी जाती है काठमांडू में. The Gorkhas were henceforth recruited into the company forces in large number. इसलिए उनको काठमांडू में रहने की जगह दी जाती है, ब्रिटिश रेजिडेंट दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा गोरखास को कंपनी यानी ब्रिटिश फोर्स में शामिल किया जाता है.
द चीफ्स ऑफ राजपूताना वर फोर्स्ड टू साइन सब्सिडरी ट्रीटीज, और चीफ ऑफ राजपूताना यानी जो राजपूत रूलर थे उनसे भी सब्सिडरी ट्रीटी साइन कराई जाती है। दस ऑन द ईव ऑफ द थर्ड मराठा वॉर द ब्रिटिश हैड अमर्ज्ड एज द पैरामाउंट दैट इज सुप्रीम पावर इन इंडिया, और इस तरीके से थर्ड मराठा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो सुपरमेसी यानी हमसे ऊपर इंडिया में कोई भी फोर्स नहीं है, अपने आप को पैरामाउंट डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड मराठा वॉर। द थर्ड मराठा वॉर दैट इज 1817 to 1818 1 ईयर तक थी, ब्रोक आउट व्हेन पेशवा बाजीराव टू ट्राई टू ऑर्गेनाइज द मराठा चीफ्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। जब बाजीराव टू क्या कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना रहा था ताकि ब्रिटिशर्स को हरा सके। बाजीराव वॉज डिफीटेड, डिपोज्ड एंड पेंशनड ऑफ टू बिथुर नियर कानपुर। बाजीराव को हरा दिया गया, ठीक है, और उसको डिपोज कर दिया गया और कहाँ भेज दिया गया, कानपुर। द ऑफिस ऑफ द पेशवा वॉज एबोलिश्ड, पेशवा का बाजीराव का जो ऑफिस था उसको एबोलिश खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। The state of Satara was carved out of Bajirao territories and placed under the rule of a descendant of Shivaji. Each of the Maratha chiefs was made to sign the subsidiary alliance. और उसमें से एक जो स्टेट थी, ठीक है, यानी सतारा जो स्टेट थी वो किसको दे दी गई, शिवाजी को दे दी गई, और जितने भी मराठा चीफ बचे थे सबसे साइन कराई गई सब्सिडरी अलायंस। फाइन। नाउ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड बियॉन्ड। अब कैसे इंडिया से बाहर, अभी हमने पढ़ा कि कैसे धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स रूल कर चुके थे, अब कैसे साउथ इंडिया में उन्होंने रूल किया ये हम पढ़ चुके हैं। जहां रूल नहीं कर सकते थे वहां सब्सिडरी अलायंस साइन करा ली ताकि इनडायरेक्टली जो टेरिटरी है वो उनके कंट्रोल में आ जाए। अब इंडिया से बाहर कैसे एक्सपेंशन किया उन्होंने, फर्स्ट है अफगानिस्तान एंड सिंध। In the 1830s, fearing a Russian attack on India through Afghanistan, the British started interfering in Afghanistan affair. 1830 में क्या लगता है कि रशिया इंडिया पर अटैक कर देगी थ्रू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते रशिया जो है इंडिया पर अटैक करने वाला है, तो वो क्या करते थे, अफगानिस्तान वालों को उनके काम में इंटरफेयर करते थे, ठीक है, कि तुम्हारा अफगानिस्तान खराब हो जाएगा रशिया ने अगर इंडिया पर आक्रमण किया वाई द वे ऑफ अफगानिस्तान। सो दिस रिजल्टेड इन एक्सपेंसिव एंग्लो अफगान वॉर्स बिटवीन 1838 and 1842. द अफगान्स पुट अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड द ब्रिटिश फेल्ड टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान और ब्रिटिशर्स की एक वॉर होती है जिसमें जो अफगानी फोर्स थी वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं वो, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स अफगान पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाते। हैविंग फेल्ड टू टेक अफगानिस्तान, द ब्रिटिश अनेक्स सिंध इन 1843, दे ऑल्सो टारगेटेड पंजाब, ठीक है, तो उस वॉर में वो अफगानिस्तान को तो कैप्चर नहीं कर पाए लेकिन सिंध को कैप्चर कर लिया और उसके साथ साथ पंजाब को भी टारगेट किया। नाउ नेक्स्ट इज पंजाब। The sixth state of Punjab had expanded under Ranjit Singh. The British forced him to sign the Treaty of Amritsar in 1809, by which Ranjit Singh promised not to expand beyond the east of the river Satluj. एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करने के लिए कहा ब्रिटिशर्स ने रंजीत सिंह को, जो उस टाइम पर रूलर ऑफ पंजाब हुआ करते थे। उसमें क्या लिखा था ट्रीटी में, रंजीत सिंह प्रॉमिस करता है कि रिवर सतलुज से ईस्ट में वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करेगा। द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839 was marked by a period of instability. जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पंजाब में जो किंगडम था वो इनस्टेबल हो जाता है। नाउ फाइनली हिज यंगेस्ट सन दलीप सिंह वॉज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन एंड क्वीन मदर रानी जिंदल वॉज मेड द रेजेंट इन 1843, और उस टाइम पर उसका सबसे छोटा बेटा उसको रूलर बनाया जाता है। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ब्रोक आउट एज द सिख आर्मी ट्राइड टू क्रॉस द सतलुज एंड ऑक्यूपाई लाहौर, और फर्स्ट एंग्लो वॉर होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, कब, 1843 में। कब, जब सिख आर्मी जो थी वो सतलुज को क्रॉस करके लाहौर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही थी। द ब्रिटिश डिफीटेड द सिख्स एंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइन, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिख को हरा दिया और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करा लिया। इट रिकॉग्नाइज दलीप सिंह एज द रूलर एंड हिज मदर एज द रीजेंट। द सिख्स हैड टू पे
The Sikhs had to pay war indemnity and give away parts of their territory to the British. अब दिलीप सिंह को वापस रूलर बना दिया गया, उसकी मदर को रेजेंट बना दिया गया. अब सिख को वॉर का जो भी इंडेमिटी थी, जो भी फाइन था, वो पे करने के लिए मजबूर किया गया एंड कुछ टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देने के लिए ट्रीटी साइन कराई गई. हाउएवर सून द ब्रिटिश accused Rani Jindal of anti-British activities and removed her from power. This led to the revolt of entire Sikh state, due to which Lord Dalhousie declared war on the Sikhs, and the Sikhs were defeated and the British annexed the state of Punjab in 1849 and Dalip Singh was given pension and sent to England. अब इस टाइम पर क्या किया गया, ब्रिटिशर्स ने फिर से सिख पर वॉर की, ठीक है, वॉर डिक्लेयर की, सिख को हरा दिया गया, सिख आर्मी को हरा दिया गया 1849 में, और दलीप सिंह को एक पेंशन अमाउंट पे करके इंग्लैंड भेज दिया गया. नाउ नेक्स्ट है लोअर बर्मा. The annexation of Lower Burma, that is coastal Myanmar, in 1852 established British control over the eastern coastal of the Bay of Bengal. Next is Dalhousie expansionist policies. Dalhousie जो एक गवर्नर जनरल था उस टाइम पर 1848 to 1856, उसने कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, ताकि ब्रिटिशर्स का इंडियन स्टेट पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सके. फर्स्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या थी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ही ये सारी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, इफ अ इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, यानी अगर किसी भी राजा की डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर उसका कोई बेटा नहीं है, तो पूरी किंगडम जो है वो लैप्स हो जाएगी और सारी किंगडम किसके पास चली जाएगी, कंपनी के पास, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. नाउ मैनी किंगडम्स वर, और इस तरीके की पॉलिसी यूज करके उन्होंने बहुत सारे किंगडम को हथियाया, जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी, ठीक है, जिनका राजा का कोई मेल वो बेटा नहीं था, ठीक है, यानी नेक्स्ट हेरिडिटरी रूलर नहीं था, तो सारी किंगडम जो है वो लैप्स हो गई और किसके अंडर आ गई, ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई. नाउ नेक्स्ट इज द एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856. एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को कैसे एनेक्स किया. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर अवध साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द ब्रिटिश. बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध ने एक पॉलिसी साइन की थी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या था, इन 1801 अ सेकेंड ट्रीटी वॉज साइंड एट द टाइम ऑफ वेल्सले एंड हाफ ऑफ अवध वॉज टेकन अवे बाय द ब्रिटिश. सिंस देन द नवाब ऑफ अवध वर डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश. इन 1856 डलहौजी एनेक्स्ड अवध विदाउट एनी प्रॉपर प्रोवोकेशन. क्या किया 1856 में, डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर लिया बिना किसी प्रॉपर प्रोवोकेशन के, एंड इट्स रूलर वाजिद अली शाह वॉज डिपोज्ड. और उस टाइम जो रूलर था वाजिद अली शाह, उसको डिपोज कर दिया गया, हटा दिया गया, और पूरे अवध को एनेक्स कर लिया. किसने, कौन था उस टाइम पर गवर्नर, दैट वॉज लॉर्ड डलहौजी. ओके, नाउ and this act of British was universally condemned and became one of the main cause behind the revolt of 1857. और ये पूरे यूनिवर्स में इस घटना को बहुत गलत साबित किया गया. ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबने बहुत चीज़ें बोली, ठीक है, और यही एक मेन कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 कि बिना बात के उस किंग को डिपोज करके और क्या किया लॉर्ड डलहौजी ने, उसकी जो भी टेरिटरी थी उसको, अवध को हथिया लिया. Thus by 1856 the whole of India was under British rule. Next is abolition of pension and titles. That is, Dalhousie abolished the title and pensions of the heirs of childless Indian rulers and annexed their territories. डलहौजी ने क्या किया, जो भी टाइटल मिला हुआ था, जैसे किसी मुगल रूलर को टाइटल मिला हुआ था, ठीक है, और जिसका भी बेटा नहीं होता था, चाइल्डलेस जो भी इंडियन रूलर थे, उनकी पेंशन भी हटा ली गई थी और उनसे टाइटल भी छीन लिया गया था और उनसे उनकी टेरिटरी भी ले ली गई थी. तंजौर एंड द कर्नाटक वर एनेक्स्ड इन दिस मैनर. और इस तरीके से कौन सी दो स्टेट, तंजौर एंड कर्नाटक को एनेक्स किया. When पेशवा बाजीराव II died, pension was denied to his adopted son नाना साहेब. जब बाजीराव II की डेथ हो जाती है तो उसका एडॉप्टेड सन जो था नाना साहेब, उसकी पेंशन यानी जो भी अमाउंट देते थे ब्रिटिशर्स, उसको कैंसिल कर दिया गया. द ब्रिटिश
intended to abolish the title of the Mughal emperor after बहादुर शाह टू, और बहादुर शाह टू के बाद कोई भी टाइटल किसी भी मुगल रूलर को नहीं दिया गया. नेक्स्ट इज अदर प्रीटेक्स्ट. Dalhousie annexed a part of Sikkim in 1850 because its ruler had ill-treated the company's servant. डलहौजी ने सिक्किम का कुछ पार्ट भी अनेक्स किया था. क्यों? क्योंकि डलहौजी में जो उस टाइम रूलर था उसने कंपनी के कुछ ऑफिशियल सर्वेंट्स के साथ इल ट्रीट किया था. ठीक है, उन्हें बुरा भला कहा था या उनके साथ बदसलूकी की थी. ही ऑल्सो मेड द निजाम ऑफ हैदराबाद सरेंडर द प्रोविंस ऑफ बरार फॉर फेलिंग टू मीट some of financial obligations. Now let's recall the chapter. The first is, during the 17th and 18th centuries, many European rulers followed economic policies to protect their country's trade interest, and intense rivalry resulted in trade wars among European countries. Next is Anglo-French trade rivalry in South India led to the Three Carnatic War, that is from 1744 to 1763. The British emerged supreme. Next is Robert Clive defeated Nawab Sirajuddaulah of Bengal in the Battle of Plassey in the year 1757 by bribing Sirajuddaulah officials including Mir Jafar. Next is Mir Qasim replaced Mir Jafar as the Nawab of Bengal by giving the Jamindari of Burdawan, Midnapur and Chittagong to the company, and he put checks on the company's trade privileges, and the British defeated him in the Battle of Buxar in 1763. Next is, in 1764, the British defeated the forces of Mir Qasim, Nawab Sirajuddaulah or Awadh, and Mughal Emperor, that is Shah Alam II. Shah Alam granted the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to the company. Next is Lord Wellesley subsidiary alliance enabled the British to control Indian state without annexing them. Next is over three Anglo-Maratha wars, that is from 1775 to 1818, the Peshwa was defeated and his office was ultimately abolished, and the Maratha chiefs are who against the British had to sign separate subsidiary treaties. Next is the British failed to annex Afghanistan, but they annexed Sindh in 1843 and Punjab in 1849. Next is Lord Dalhousie applied the doctrine of lapse to annex Satara in 1848, in Sambalpur in 1849 and Udaipur 1852 and Nagpur in 1853, Jhansi in 1854. Three treatment of the company's servants, Sikkim's and financial lapses, Barar were some of the Dalhousie other pretext of annexation. Dalhousie also annexed states, that is Tanjore, the Carnatic, by abolishing the titles and pensions of adopted heirs. And the last is the company annexed Awadh on the pretext of maladministration. So this is the chapter, bache. I hope you have understood the chapter. You have to revise it once again and do the practice of exercise yourself.